everyone, I'm Garima Bhardwaj and you are watching Peakover. So let's start it. तो आज हम देखेंगे कुछ CPU ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स और एड्रेसिंग नोड्स को, जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 1 ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन को। तो प्रोसेसर क्या होता है? बेसिकली ये होता है एक कंप्यूटर का ब्रेन। तो लेट सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग 2 जने हैं और दोनों ने एक मशीन ली। तो उन दोनों मशीन में ये तो कंपलसरी होगा कि एक CPU होगा, मेमोरी होगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे। तो ये हो गया आर्किटेक्चर जो हर मशीन का सेम होता है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जैसे हम लोग ले लें कि उसकी मशीन जो है, सो लेट सपोज कि हमारा प्रोसेसर 32 बिट का हो और उसका प्रोसेसर 64 बिट का हो सकता है कि हमारे पास 4 रजिस्टर हों, उसके पास 2 रजिस्टर हों। तो ये जो डिफरेंस है ये होती है 2 मशीन की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। सो द ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली व्हाट कि अ प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज ऑल द मॉड्यूल्स वी हैव टू मेक अ डिजायरेबल मशीन। सो वील सी हियर कि प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो भी सिस्टम में कंप्यूटर होता है उसमें प्रोसेसर तो होगा ही होगा और उस प्रोसेसर में रजिस्टर भी होगा, ALU भी होगा और CU भी होगा। तो ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, ये हो गया आर्किटेक्चर जो हर मशीन में होना ही होना है। तो ये तो सेम होगा ही, पर हर मशीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉलो कर सकती है। कोई मशीन या तो SPO फॉलो कर सकती है, कोई GR हो, कोई SO। तो आर्किटेक्चर सेम रहेगा पर ऑर्गेनाइजेशन मशीन की अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं SPO, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को। तो एज इट नेम सेज, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होती है, फिर उसके बाद जाकर प्रोसेसर में जाकर प्रोसेस होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे पहले आया था। ये बहुत सिंपल है। तो जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अलग अलग i3, i5, i9 आते गए, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होती गई। हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती गई, इसलिए हम कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की नीड पड़ती है। तो SPO हमने क्या सुना कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं, हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो वो पहले मेमोरी में स्टोर होता है, फिर उसके बाद प्रोसेसर में जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। ये उसका बेसिक रूल है। अब CPU के आर्किटेक्चर में देखते हैं कि हमारे पास होता है रजिस्टर्स, ALU एंड CU। तो SPO में भी यही सेम होता है, पर इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं वो 1 नहीं 8 रजिस्टर्स होते हैं। तो इन टोटल इसमें हमारे पास 8 रजिस्टर्स, एक ALU, एक CU और मेमोरी होती है 4096 बिट्स। तो इसका मतलब हमारे पास कितने सेक्शंस होंगे मेमोरी के पास? 256 एंड एवरी लोकेशन कैन सेव 16 बिट्स ऑफ मेमोरी। तो जब मेमोरी में उसका एक पार्ट 16 बिट स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास रजिस्टर होगा उसका भी एक रजिस्टर 16 बिट की मेमोरी को ही स्टोर कर पाएगा। लेट सपोज हम लोग एक C लैंग्वेज का कोड लेते हैं जिसमें हमारा हो रहा होगा एडिशन, ठीक है। तो उसमें हम लोगों लेट सपोज लिया हम लोगों ने A = 10, B = 20 और इसमें हमारा पूरा एडिशन का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि हर जो लाइन होती है वो एक एक इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। तो वो एक एक इंस्ट्रक्शंस जब इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे मेमोरी को देंगे तो वो एक एक मेमोरी स्पेस में सेव हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन 1 जैसे है वो सबसे पहले 16 बिट लेगा और ऐसे ही आगे की जो मेमोरी स्पेस है वो एक एक इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर लेंगे। फिर वो इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 CPU के पास जाता है और फिर उस CPU में सबसे पहले रजिस्टर के पास जाएगा। रजिस्टर के बाद हमारा कंट्रोल यूनिट जो होगा वो उसको टेस्ट करेगा और ये देखेगा कि इसमें कौन सी परफॉर्मेंस को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। फिर वो ALU को भेजेगा और एक टाइम बाउंड करके कि हमें इतने टाइम में ALU को बोलेगा कि पूरा प्रोसेस करके हमें इतने टाइम में देना है वापस रजिस्टर्स में। फिर वो रजिस्टर्स उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है मेमोरी में, फिर वो इंफॉर्मेशन मेमोरी से इन आउटपुट डिवाइस में आके हमें एज अ रिज़ल्ट शो हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है
ये फॉलो करता है स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो भी मशीन SPO को फॉलो करती है वो इसी एल्गोरिथम पे चलती है। ये इजी ऑर्गेनाइजेशन तो है, पर ये बहुत स्लो वर्क करती है। तो जब हम लोग कोई बड़े बड़े टास्क करते हैं तो हम लोग को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो 8 रजिस्टर्स की इसमें बात कर रहे थे, तो वो 8 रजिस्टर है कौन कौन से और वो कैसे कैसे काम आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 8 रजिस्टर्स होते हैं, जिनका नाम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट इज AC मतलब एक्यूमुलेटर, नेक्स्ट इज इनपुट रजिस्टर एंड लास्ट इज आउटपुट रजिस्टर। और इसके साथ में जो लिखे हुए हैं वो है इसके इनपुट बिट्स की कितने बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है एक प्रोग्राम में, तो जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होती है। और वो कहाँ पे स्टोर है, इसका एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। और वो स्टेटमेंट कौन सा डेटा दे रही है वो डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है। और AC काम करता है ALU से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए। और PC क्या काम आता है, PC रजिस्टर इसलिए काम आता है कि हमें वो ये बताता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है उसका एड्रेस क्या है, ये बताने के लिए। और जो बचे हुए 2 रजिस्टर्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स, वो एक्स्ट्रा रजिस्टर्स होते हैं ताकि कोई भी इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होता है इन्फॉर्मेशन दे तो वो उसमें स्टोर हो पाए। एंड द मेन थिंग इज दैट कि इसको हम लोग सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो कि रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, ALU, बस एंड कंट्रोल यूनिट्स। तो इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 7 रजिस्टर्स दिए हुए हैं R1 से R7 तक। एक ALU है और एक माइक्रो प्रोग्राम्ड CU है, मतलब माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, और 2 मल्टीप्लेक्सर्स हैं। इसमें जो रजिस्टर्स होते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग रजिस्टर्स होते हैं। इसमें किसी भी ऑपरेंड का डेटा मौजूद हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग ALU के अंदर 2 रजिस्टर्स का डेटा एक साथ डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 मल्टीप्लेक्सर्स। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती है और एफिशिएंसी भी। इसमें ऐसा नहीं है जैसे स्टोर्ड में होता है कि पहले मेमोरी में जाता है फिर प्रोसेसिंग के लिए आता है। इसमें डायरेक्ट जो इनपुट आउटपुट का डेटा होता है वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए आ सकता है और वो डायरेक्टली आके किसी भी रजिस्टर में आके स्टोर हो सकता है। और जो यहाँ पर माइक्रो प्रोग्राम CU है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक कोड है जो कि हमारा ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेता है, जिससे हमारी कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। इसमें क्या है कि हमारे कोड सेव होते हैं, मतलब बाइनरी नंबर सेव होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा डेटा कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ रजिस्टर्स में स्टोर होगा और कहाँ कहाँ ट्रैवल होएगा। इसमें हमारे पास क्या है कि 4 मेमोरी यूनिट्स होते हैं, जिसमें पहली होती है हमारी सिलेक्शन लाइन 3 बिट की, और जो दूसरा यूनिट होता है वो भी दूसरी सिलेक्शन लाइन होती है, वो भी 3 बिट की। और तीसरी यूनिट स्पेस होती है डेस्टिनेशन, जिसमें हम लोग आउटपुट स्टोर करते हैं, वो भी 3 बिट्स का होता है। और जो 4th यूनिट होती है वो होती है ऑपरेशन स्पेस, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ऑपरेशन उस पर क्या लग रहा है, वो होती है 5 बिट्स की। तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 14 बिट का। अब हम लोग GRO का कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट इज द एफिशिएंसी ऑफ CPU increases as large number of registers are used in the organization. Second, less memory space is used to store the program since the instructions are written in a compact way. और कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि ये कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि हम लोग को ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, और कंपाइलर्स को ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ता है ये देखने के लिए कि हम लोग कम से कम रजिस्टर्स का यूज़ करें। अब हम लोग जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेसिंग नोड। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक फॉर आवर यूनिट 1। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली पर्पस क्या है कि हम लोग बहुत सारे डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस कर पाए, इसलिए हम लोग स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं। पिछले जो हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन देखे थे उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग एक बारी में या तो 1 या तो 2 इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोसेस कर पा रहे थे, पर अब हम इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ प्रोसेस कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग प्रोसेसर के डायग्राम को देखेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास रजिस्टर्स, ALU, CU, जो हमारा नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है वो सारे एलिमेंट्स इसमें है, पर हम इसमें एक और एलिमेंट जोड़ देंगे या मॉड्यूल जोड़ देंगे,
जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैक। तो इसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर स्टैक। इससे क्या हुआ है कि रजिस्टर की कैपेसिटी बढ़ गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर डेटा इसमें हो पाए और रजिस्टर को बार बार मेमोरी को रेफर ना करना पड़े बार बार डेटा लेने के लिए। तो स्टैक बेसिकली है क्या? दिस इज अ पाइल ऑफ रजिस्टर्स इन विच रजिस्टर्स आर पाइल्ड अप वन अपॉन द अनदर। तो ये जो स्टैक है इसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं जो हमारे रजिस्टर्स को काम आता है इंस्टेंटली उस डेटा को यूज़ करने के लिए या वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती है जो हमें बार बार यूज़ करनी होती है, तो वो हम इंस्टेंटली इन स्टैक से यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली वर्क भी करता है। ये तो हमें पता है कि जो स्टैक होता है वो लीफो पे बेस्ड होता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में डेटा एंटर होता है वो पहले आउट हो जाता है। तो जब ये स्टैक फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो अपना एक एलिमेंट को पॉप आउट करके रजिस्टर को ट्रांसफ़र कर देता है और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट कंसीडर कर लेता है। स्टैक में जब कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा आता है तो हम लोग उसको पुश करते हैं इंफॉर्मेशन को, और जब भी कोई डेटा निकलता है तो उसको हम लोग पॉप करते हैं। मतलब ये पुश और पॉप ऑपरेशंस चलते रहते हैं जब तक हमारा कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इस स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो मेमोरी के साथ या तो फिर रजिस्टर्स के साथ। अगर हम लोग कंपेयर करें एसपीओ, जीआरओ और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को तो हम लोग ये देखेंगे कि डिज़ाइन फेज में देखा जाए तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ये फास्टर है उन दोनों बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। और जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन है वो सीक्वेंशियल वे में वर्क करते हैं और उसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम लोग बहुत सारा डेटा को एक साथ एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्टली वील सी एड्रेसिंग मोड्स। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब किन किन तरीक़ों से प्रोसेसर्स को डेटा मिलता है। दैट मीन्स द एड्रेसिंग मोड्स रिफर टू हाउ समवन कैन एड्रेस any given memory location. So we have a various types of addressing modes which are implied mode, immediate mode, register mode, register indirect mode, auto increment mode, auto decrement mode, direct address mode, indirect address mode, relative address mode, and indexed addressing mode, base register addressing mode. So in implied mode, you do not need to specify an operand. The instructions implies what needs to be done and the CPU understand it internally. मतलब हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा एलैबोरेट या ऑपरेंट को स्पेसिफाई नहीं करना है। हमारा जो CPU होता है वो खुद ही खुद सारा प्रोसेसिंग कर देता है। And in intermediate mode, you tell the computer the number you want to use right in the instructions. And in register mode, you use the box, or we can say that a register, to store your number and you mention the box names in the instructions. In register indirect mode, you give the computer a register that contain a memory location where your number is stored. And what is auto decrement mode and auto increment mode? In this, you use a register to point the memory location, and after using it, you automatically move to the previous or the next location. In direct address mode, you tell the computer the exact location in its memory where your number is stored. Now in direct address mode, you give the computer a register that contains a memory location where the number is stored. अब आप बोलेंगे कि रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में क्या डिफरेंस है। सो इस पे ये डिफरेंस है कि in register indirect mode, you provide the CPU with the name of register that contains the memory address where the actual data is stored, and in indirect address mode, you provide the CPU the memory address where the actual data is stored. In this, the CPU directly uses the provided memory to access the data, and register indirect mode uses the register's value as a memory address to access the data. मतलब कि रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में
जो मेमोरी एक्सेस होता है वो इनडायरेक्ट होता है थ्रू रजिस्टर्स, और इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में रजिस्टर्स का कोई रोल नहीं होता. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. सो इन दिस you give the computer register with a number and you add a specific number to it. The sum points to the location where your number is present. Next, relative addressing mode. So in this you specify the movement offset, which means forward or backward from the current instructions address. So commonly used for jumps or branches in the program. It is efficient for controlling program flow. The last is base register addressing. So in this, a use of special register is used to hold the starting address and to add a fixed number to this starting address to calculate the efficient address for memory access. And it is great for efficiently accessing elements in arrays or structures. This is the overview of these types of addressing modes. एंड अगर ये हमारे क्वेश्चन बैंक्स में क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट हुआ या लगा कि आ सकता है तो हम लोग इसको क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से एलैबोरेट करके समझेंगे. So that's all for this video, and if this video helped you in any way, so please like, comment and subscribe and share to all your friends who needed this. Till then, keep practicing and happy coding.